हेलो एंड वेलकम टू फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल पार्ट भी है, दैट इज शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स क्या हैं, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट हैं और इनका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम सभी 12 शेड्यूल्स को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि शेड्यूल्स की ज़रूरत क्या पड़ी थी। तो एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि शेड्यूल्स का मेंशन सबसे पहले कहाँ किया गया था। सो दिस वाज डन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि शेड्यूल्स जो हैं दीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स दिए गए होते हैं उनकी ही जो डिटेल्स होती हैं वो हमें बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के ख़त्म होने के बाद शेड्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलती हैं। पर ऐसा क्यों? तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। बट उसके बाद भी सभी मेंबर्स की ये राय थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में होना चाहिए ताकि आगे कभी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसका ये सॉल्यूशन निकाला गया कि पहले सभी आर्टिकल्स को मेंशन कर देते हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में ही शेड्यूल्स की फॉर्म में इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन की रीडेबिलिटी और एस्थेटिक्स दोनों ही अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए सारे डिटेल्स के साथ शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन बाद में 4 और नए शेड्यूल्स को ऐड किया गया जिससे कि अब करंटली 12 शेड्यूल्स मौजूद हैं। ये सारे जो शेड्यूल्स होते हैं ये हमारे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। तो अभी हमें जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि 12 शेड्यूल्स जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके लिए एक ये पर्टिकुलर ट्रिक है एंड आई होप ये सभी को पता होती है। लेकिन सिर्फ इस ट्रिक से काम नहीं चलता है क्योंकि अब यूपीएससी एक स्टेप ऊपर जा चुकी है और अब क्वेश्चंस में और भी ज़्यादा डिटेल्स पूछी जाने लगी हैं। बट स्टिल हमें जो चीज़ सबको पता है वो तो आनी ही चाहिए। तो ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 8 शेड्यूल्स हैं ये 8 शेड्यूल्स तो पहले से ही यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, बट ये जो लास्ट के 4 शेड्यूल्स हैं इन्हें डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू बाद में ऐड किया गया है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। उसके बाद जो डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है उसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 ने ऐड किया था और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ दोनों को ही 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐड किया था। तो आई होप आप एक बार इस पर्टिकुलर ट्रिक से इन सभी को याद कर लोगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो उससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट ऑल्दो 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको इस ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिर आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं शेड्यूल 1 से, जो यूनियन और स्टेट टेरिटरीज़ के नाम और उनके जुरिडिक्शन को डिफाइन करता है। तो जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी तब रीऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और शेड्यूल 1 इसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉर्मलाइज करता है। यानी कि जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स इंडिया के अंदर मौजूद हैं उन सब के बारे में क्लियरली बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए कि जब भी एक नया स्टेट बनता है या किसी स्टेट का नाम बदला जाता है तो उसकी एंट्री इसी पर्टिकुलर शेड्यूल में अपडेट होती है। अभी जैसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर या लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में क्लासिफाई किया गया था तो उस चीज़ को भी शेड्यूल 1 के थ्रू फॉर्मलाइज किया गया था। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है एंड एट द सेम टाइम जैसे हमने अभी तक देखा है कि जो शेड्यूल होते हैं उनके अंदर आर्टिकल्स की ही जो डिटेल्स होती हैं वो मेंशन्ड होती हैं। तो इसी वजह से आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में होती हैं। अब जो नेक्स्ट शेड्यूल है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सेकंड शेड्यूल। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो ये शेड्यूल बात करता है इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की, यानी कि सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स की। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा स्पीकर हो गए, डिप्यूटी स्पीकर हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली के, या फिर जैसे कि जो भी हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनके चेयरमैन हो गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसी ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी सैलरी रिलेटेड डिटेल्स होती हैं उनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो इन सब डिटेल्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो लोग कंट्री की हाईएस्ट ऑफिसेज में बैठते हैं उनको एक डिग्निफाइड और सूटेबल सैलरी मिल सके। तो इस शेड्यूल के सेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट पोस्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं और इसमें हमें एक हायरार्की देखने को मिलती है।
लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का हमें ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड शेड्यूल। वो क्या है कि जो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनकी सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स हमें सेकंड शेड्यूल में देखने को नहीं मिलती हैं। तो कभी कभार हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि यूपीएससी या फिर इन पर्टिकुलर जो भी हमारे पास ऑफिसेज हैं, इनके भी सैलरी रिलेटेड डिटेल्स सेकंड शेड्यूल में होती हैं या नहीं होती हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ जो नेक्स्ट शेड्यूल हमें करना है, इट इज़ द थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल जो है वो उन ओथ्स या फिर अफर्मेशंस का कलेक्शन है जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस संभालते समय पे लेने ज़रूरी होते हैं। तो ये जो ओथ होती है ना, दीज शोकेस अ लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही में ये देश के प्रति कमिटमेंट को सिग्निफाई करते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे लीडर्स अपने ड्यूटीज़ को अनबायस्ड तरीके से और फेथफुली परफॉर्म कर सकें। पर यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ पर्टिकुलर जो ऑफिसेज हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, या फिर कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर बैकवर्ड क्लासेस, और साथ ही में अटॉर्नी जनरल जो है, इन पर्टिकुलर पोस्ट की जो भी ओथ रिलेटेड डिटेल्स हैं वो थर्ड शेड्यूल का पार्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ क्या क्या होते हैं, यहाँ होते हैं जैसे कि यूनियन या स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनकी, यानी कि यहाँ पर जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी जो ओथ रिलेटेड डिटेल्स हैं वो हमें थर्ड शेड्यूल में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जो नहीं मिलती हैं वो इन लोगों की हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि किस किस पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल्स हमें मैंशन की गई है या फिर किस किस की नहीं की गई है, दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर की जो डिटेल्स हैं वो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 60 है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 69 और गवर्नर जो है स्टेट के, उनके लिए आर्टिकल 159। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, इट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमसे ये कन्फ्यूजन में आकर ये क्वेश्चन गलत किया जा सकता है, हम इसे गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आप इसे पढ़ के रखें। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है फोर्थ शेड्यूल, जो राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर जो सीट्स होती हैं उनको एलोकेट करने की बात करता है। इसमें आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 से रिलेटेड डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो राज्यसभा है उसके अंदर मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को कितनी सीट मिलेंगी वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतने ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर स्टेट को राज्यसभा में सीट मिलती है। ये शेड्यूल हमें फेडरल स्ट्रक्चर की एक और इम्पॉर्टेंट लेयर को दिखाता है, जिसमें स्टेट्स का नेशनल गवर्नेंस में एक्टिव रोल इंश्योर किया जाता है। यानी कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा वो हाउस होता है जिसमें कि हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो शेड्यूल है हमारे पास, इट इज द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है, जो आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि 5th शेड्यूल में कोई भी शेड्यूल्ड एरिया या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कंट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड डिटेल्स मेंशन की गई हैं। लेकिन यहाँ पर 4 स्टेट्स जो हैं उनको छोड़कर, क्योंकि ये जो 4 स्टेट्स हैं दैट इज असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 6th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स को छोड़कर बाकी हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जहां जहां पर भी शेड्यूल्ड एरियाज या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स मौजूद हैं उन सबके कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग की जाएंगी। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 10 स्टेट्स हैं जिनमें कि शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रेजेंट हैं इन इंडिया। तो इसे आप याद करो इस पर्टिकुलर ट्रिक से, यानी कि माइकल जैक्सन जो है वो गौर से मैच देख रहा है। ऑल्दो थोड़ी वेग सी ट्रिक है, बट इससे आपको ये 10 के 10 स्टेट याद हो जाएंगे। माइकल जैक्सन बहुत गौर से मैच को देख रहे थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये वो 10 स्टेट हैं जिनके अंदर के 5th शेड्यूल जो है उसके पर्टिकुलर जो शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद जैसे हमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो होता है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में। तो प्रेसिडेंट ही हैं जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को एक शेड्यूल्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। उन्हीं के पास पावर होती है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट में उस शेड्यूल्ड एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को भी ऑल्टर कर सकते हैं या फिर रीडिफाइन कर सकते हैं। और इसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टाइम पर कुछ कमीशंस को भी स्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि देभार कमीशन को स्टैब्लिश किया था 1960 में, DS भूरिया कमीशन को किया था 2002 में।
तो इस पर्टिकुलर जो कमीशन है, उसी तरीके से एक कमीशन जो देवार कमीशन थी, उसी ने प्रेसिडेंट को एक क्राइटेरिया दिया था कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। जो एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो कितना बड़ा है, वहाँ पर कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, और वो एरिया कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये सारे पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही प्रेसिडेंट जो है वो किसी एक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है उसके अंदर ये शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बनाया इसलिए गया था ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छे से डेवलपमेंट हो सके और वो बैकवर्ड ना रहे। तो इसीलिए वहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया जाता है, जो ये ध्यान में रखती है कि वहाँ के लोगों की क्या क्या नीड्स हैं और उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। और ये उस पर्टिकुलर जो भी स्टेट होगा उसकी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर सकती है कि उन्हें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए उन पर्टिकुलर लोगों के बेनिफिट के लिए। इसके साथ साथ जो गवर्नर होते हैं उस पर्टिकुलर जो स्टेट में शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब्स मौजूद हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनके पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं और वो किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को, जो भी पार्लियामेंट का हो या फिर लेजिस्लेचर का हो, वो वहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि क्या ये लॉ या एक्ट उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया में लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये इतनी ज़्यादा पावर रखते हैं गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके साथ साथ गवर्नर जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया गया था, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बाद में उन्हें प्रेसिडेंट को सबमिट करना होता है और प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट में टेबल कर सकते हैं। तो ये जो फिफ्थ शेड्यूल है इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो एक एरिया है उसमें ऑटोनॉमी और कल्चरल प्रिजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके। इसके साथ साथ एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज होते हैं उन्हें हम पंचायत रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो भी पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनसे एग्जेम्प्टेड रखते हैं। यानी कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायत से डील करता है, उसके प्रोविजंस फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं लगते हैं। तो फिर क्या लगता है? तो अगर पंचायत रिलेटेड प्रोविजंस नहीं लगते फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में, तो क्या लगता है? वो प्रोविजंस होती हैं पेसा एक्ट 1996 के तौर पे। तो ये जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है, ये जो 1996 में पास किया गया था, ये ट्राइबल सेल्फ रूल को प्रमोट करता है, और इसीलिए जितनी भी पंचायत की प्रोविजंस होती हैं वो पेसा एक्ट के थ्रू ही एडमिनिस्टर की जाती हैं फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में। आई होप आप इस पॉइंट को याद रखोगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट शेड्यूल जो हमें डील करना है दैट इज द सिक्स्थ शेड्यूल। आप देख सकते हो यहाँ पर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 की बात की गई है। तो जो फिफ्थ शेड्यूल था उसमें आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 था, जिसमें कि सारे एरियाज एक्सक्लूडिंग दीज 4 स्टेट्स वर इंक्लूडेड। तो ये 4 स्टेट्स के लिए अलग से एक शेड्यूल बनाया गया है विच इज द सिक्स्थ शेड्यूल। आप इसे याद कर सकते हो, असम मेट मी, असम मेट मी, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 स्टेट्स हैं, इनके जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको गवर्न करने की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो पावर्स हैं वो सिक्स्थ शेड्यूल में एक्सप्लेन की गई हैं। तो अब इसमें भी गवर्नर का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं इनमें गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा इनॉर्मस लेजिस्लेटिव पावर्स मौजूद होंगी। इसमें गवर्नर जो है वो कुछ स्पेसिफिक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं, जिनके अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और कभी रीजनल काउंसिल्स को भी फॉर्म किया जाता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ही पावर होती है कि वो लॉज बना सकें ऐसे एरियाज जिन्हें सिक्स्थ शेड्यूल के तौर पर देखा गया है, और ऐसे लॉज को बनाने के टाइम पर जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी उसे गवर्नर का असेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसमें 30 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, 30 से कम मेंबर्स होंगे, लेकिन 4 मेंबर्स को गवर्नर डायरेक्टली नॉमिनेट करता है और बाकी जो मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट करता है। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उनका टर्म 5 ईयर होता है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको जो है प्लेजर ऑफ गवर्नर के अकॉर्डिंग काम करना होता है। और साथ में ही इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ रीजनल काउंसिल्स की भी फॉर्मेशन की जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो सिक्स्थ शेड्यूल है वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनती है, फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती थी। तो ये जो पर्टिकुलर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, मतलब इस पर्टिकुलर शेड्यूल की वजह से ये इंश्योर किया जाता है कि जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके राइट्स और ट्रेडिशंस जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, और इसमें जो ये काउंसिल होती है इन्हें लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स दी जाती हैं, जिससे कि लोकल गवर्नेंस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन एरियाज़ की डेवलपमेंट जो है वो बिना प्रैक्टिसेस, जो भी उनके ट्रेडिशनल या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें हार्म किए की जा सके। नेक्स्ट अप इज दी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि कुछ फेडरल लिस्ट के बारे में बात की गई है।
तो ये जो शेड्यूल 7 है ये इंडियन फेडरलिज्म का एक कोर एलिमेंट है। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और साथ में कंकरेंट लिस्ट की कैटेगराइजेशन की गई है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेजिस्लेशन यानी कि लॉज बना सकती है। इसमें कुछ पर्टिकुलर जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी जैसे टॉपिक्स को डील किया जाता है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की ही लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर दोनों ही लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन का ही जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। ये शेड्यूल पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स, को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करता है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस अब एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो ये जितने भी ये यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स थे और स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में इनका नंबर कुछ डिफरेंट था, लेकिन बाद में इन्हें और भी ज्यादा चेंज करा गया। तो अभी करंटली देखा जाए तो 100 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर यूनियन लॉ बनाते हैं, 61 सब्जेक्ट्स पर स्टेट और 52 सब्जेक्ट्स पर कंकरेंट। तो 42nd अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ था कि 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। वेट्स एंड मेजर, फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। नेक्स्ट अप इज द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है, जो ओरिजिनली 14 थी बट बाद में डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू इनको जो है 22 कर दिया गया है। 1961 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी उसने 3 नई लैंग्वेजेस MNK, दैट इज मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी को ऐड किया था। देन 92nd जो थी, जो 2003 में करी गई थी, उसमें 4 नई लैंग्वेजेस को बाद में ऐड करा गया, जैसे कि BDMS, बोडो, डोगरी, संथल और मैथिली। तो आई होप आपको ये याद रहेंगी। और साथ में ये जो 96 थी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ओरिया की स्पेलिंग थी उसे ओडिया में कन्वर्ट किया था। तो इस शेड्यूल का एम ये है कि इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके और रीजनल लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल सके। ये शेड्यूल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करता है और इंश्योर करता है कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखा जा सके। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज द 9th शेड्यूल। तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है और इसको ऐड किया गया था बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के बाद। तो इसमें क्या होता है कि जब ना इंडिपेंडेंस के बाद ना जब सरकार को बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत थी तो उस टाइम पर उन्होंने ऐसे सोचा था कि अगर हम उनकी ज़मीन लेंगे, जो भी पर्टिकुलर ज़मींदार होंगे या फिर जो किसान होंगे, तो अगर सरकार उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करेगी तो साथ में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होंगे, तो इससे वो ज़मीन नहीं ले पाएंगी। तो क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल 32 जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए जो भी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो रिट फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यानी कि अब इस चीज से बचने के लिए 9th शेड्यूल लाया गया, जिसमें यह बोला गया कि अगर कोई भी लॉ है जो गवर्नमेंट बनाएगी, अगर वो उसे 9th शेड्यूल में रखती है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। तो यानी कि उस पर्टिकुलर लॉ को प्रोटेक्शन मिल जाएगी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो इनिशियली हमने इस शेड्यूल को ऐड किया था सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स या सीलिंग लॉज के लिए, लेकिन बाद में इसका मिसयूज होने लगा क्योंकि हमने 9th शेड्यूल में उस टाइम पर इमरजेंसी लॉज को भी रख दिया, जिससे कि मिसयूज होने लगा इस पर्टिकुलर पावर का। लेकिन इतना ज्यादा मिसयूज ऑफ पावर जो है वो भी नहीं चला जा सकता था, तो इसी वजह से 9th शेड्यूल को बाद में चैलेंज किया गया इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो IR सेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर कोई भी लॉ उन पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगी तो उसे 9th शेड्यूल में भी जुडिशियल रिव्यू से नहीं रोका जा सकता। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी लॉ जो अप्रैल 24, 1973 के बाद बनाई गई, यानी कि ये वो डेट है जब केशव नंदा भारती केस की जजमेंट हुई थी, तो इस पर्टिकुलर डेट के बाद अगर कोई भी लॉ बनाई गई है और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है तो डिस्पाइट अगर वो 9th शेड्यूल में भी है उसको भी जुडिशियली चैलेंज किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। दिस इज द 9th शेड्यूल। तो जो नेक्स्ट शेड्यूल हमें डिस्कस करना है इट इज द 10th शेड्यूल, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर ये जैसे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, इसका कोई मेंबर है, उसको या तो कुर्सी का लालच आया या फिर पैसे मिले या फिर ऐसी रीजन की वजह से अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहा है जो इसका पर्सनल मोटिव है, तो इसको डिफेक्शन के तौर पे यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये है हमारा 10th शेड्यूल। अब इसमें ग्राउंड्स क्या है डिस्क्वालिफिकेशन के? जैसे कोई इलेक्टेड मेंबर है, उसने अपनी मेंबरशिप जो है वो वॉलंटरली दे दी, गिव अप करी, या फिर उसने पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दिया, और एल्स उसने इंडिपेंडेंटली जैसे कोई इलेक्ट हुआ। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी
किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होते हैं, बट बाद में अगर वो कोई जैसे इलेक्ट हो गए, उसके बाद अगर उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में हमारे पास प्रेसिडेंट द्वारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, तो अगर वो मेंबर्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं 6 मंथ्स के बाद, तो ऐसे मेंबर्स को भी हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट जो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है इन्हें ध्यान में रखना है। तो एक बात जो है कि जो भी एक पर्टिकुलर डिसीजन होगा कि एक मेंबर है जिसने डिफेक्शन जैसा कुछ किया है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो भी स्पीकर होंगे उनके पास ये पावर होती है। और एक और चीज़ है कि कोई भी टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो स्पीकर कितने भी लंबे समय तक इस केस को चला सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ना लूप होल है कि स्पीकर जो है उनके पास पावर तो है कि वो डिफेक्शन रिलेटेड केसेस को हैंडल करेंगे, और वही उन्हीं का ही फाइनल जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल कंफर्म्ड होगा, उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ये स्पीकर के पास एक्सेसिव पावर है और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। और कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में तो एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज दिस इज वन पॉलिटिकल पार्टी, और इसके 2/3 मेंबर्स जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इन 2/3 मेंबर्स के ऊपर कोई भी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। और इसके अलावा अगर कोई चेयरमैन है या फिर स्पीकर है, तो अब ये लोग जो है ये पूरे हाउस को प्रोसीड करते हैं, तो इस टाइम पर ये अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन दे सकते हैं और इनके खिलाफ कोई भी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाती हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा कि डिफेक्शन होती क्या है और इसके क्या क्या पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है वो है हमारा 11th शेड्यूल, जो डील करता है पंचायत से। तो जो भी पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पंचायत से रिलेटेड, वो सभी 11th शेड्यूल का पार्ट होती है। इसी तरीके से जो 12th शेड्यूल है वो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, जो अर्बन एरिया है, अगर उसमें प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसे इंश्योर करना था, तो उसके लिए भी कोई एक ऐसी गवर्निंग अथॉरिटी चाहिए थी, जिस वजह से म्यूनिसिपैलिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। तो 12th शेड्यूल में इन्हीं की सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन की जाती हैं। अब जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, तो उसमें जैसे वाटर सप्लाई हो गई, अर्बन प्लानिंग हो गई, सैनिटेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, वहाँ पर जो स्लम एरियाज़ हैं उनकी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं और इनसे रिलेटेड डिटेल्स हैं वो हमें 12th शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। तो ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी लीगल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होते हैं। तो हर शेड्यूल अपनी जगह पे यूनिक है और इंपॉर्टेंट है, और ये इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच डीप डाइव्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।